चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए इस मंथ में पूरे चैप्टर खत्म करने की बात करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो पढ़ाई हो रहा है, बहुत तरीके से हर टीचर अपना अपना रूल लगाता है, लेकिन उसमें से सबसे बेहतरीन रूल क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है पढ़ने का, यह मैटर करता है। पढ़ाने के लिए सब तरीके से पढ़ा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है पढ़ाने का। पूरे एक एक पॉइंट को पढ़ाना, एक होता है कि उस टॉपिक को पढ़ाना जो बोर्ड में आते हैं, एक होता है कि पूरे खिचड़ी बनाकर पढ़ाना। तो अधिकतम जो टीचर करते खिचड़ी बनाकर पढ़ाना। आप भी कोचिंग जाते होंगे तो आपका जो नोट्स बना होगा, आपने लिखा होगा, किताब नोट्स बनाए होंगे, इतना मोट का एगो डायरी होगा, पूरा भर गया होगा, एगो चैप्टर याद होगा, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन याद नहीं होगा, है ना। तो वह सब होता है खिचड़ी पका के पढ़ना, जो आपके काम नहीं आने वाला, ना याद होने वाला, ना एग्जाम में पास होने वाले हो। उस सब का सॉल्यूशन एक सबसे रामबाण कहते हैं कि हर चैप्टर का आप टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको 400 से 450 के बीच में कोई नंबर नहीं छीनेगा, इतना आराम से आ जाएगा। कैसे आता है सब कुछ डिटेल हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का 2026 एग्जाम के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर एक नाम है, जिसका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स का हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ज्यादा में इस पर डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहे आप उनके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और केकेजी क्लासेस के ऐप पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है उस पर ताप जो होता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमको बताइए। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। देखिए, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। देखो, आप सीधा समझो कि खाना पका रहे हो, जैसे कि हम चावल पका रहे हैं, ठीक है ना। चावल में पानी डाले हैं और गैस को कम किए हुए हैं, यानी कि टेम्परेचर कम है, तो जल्दी से नहीं पकेगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। और अब जिसी टेम्परेचर बढ़ा रहे, थोड़ा सा गैस को तेज कर रहे हैं, तो जल्दी पकेगा। यानी कि जैसे ही मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो अभिक्रिया बढ़ जा रहा है नहीं, जल्दी हो रहा है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, आप अधिक अणु सक्रिय ऊर्जा पार कर पाते हैं। और जिससे क्या होता है, जो अधिक जो अणु होता है, वही कहा, जिससे क्या अधिक अणु सक्रिय ऊर्जा को पार कर पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल समझिए, क्वेश्चन कहा गया है कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधा कहिएगा अभिक्रिया पर ताप का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से क्या होता है, अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है या बढ़ जाती है, मतलब तेजी से हो जाती है, जिससे अधिक अणु सक्रिय ऊर्जा को पार कर पाते हैं या पार कर लेते हैं। इसके लिए मैं बात करता हूं यहाँ पे अभिक्रिया का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है आर्हेनियस समीकरण, जो इसके लिए यही सूत्र दी जाती है, आर्हेनियस समीकरण। इसमें सबका एक नाम होता है, जैसे कि मैं बताता हूं, के बराबर जो होता है ए ई के पावर, याद रहे, ए ई जो यहाँ पे ई दे रहा है, ई के पावर में जो होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। याद रखना, ए ई के पावर में होता है माइनस ई अपॉन आर टी। जहां पे जो के होता है, ये के जो होता है, यही हमारा वेग स्थिरांक होता है। हमारा वेग पूछा जा रहा है ना, तो के आपका वेग स्थिरांक होता है। और यहाँ पे ई ए जो होता है, ये संक्रियन ऊर्जा होता है। तो ये चीज आपको हम आगे बताएंगे। तो याद रखना, यहाँ पे ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ताप बढ़ने से जो अणु की गतिज ऊर्जा हो जाती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा जो डिफिनीशन परिभाषा बनाया गया है, बहुत छोटा डिफिनीशन होता है, जिससे आपको पूरा नंबर भी मिले और साथ में आपका एक भी नंबर कटे भी नहीं और आपको याद भी हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसे ही है। तो हर चैप्टर का
टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र आपको 99 रुपए लगेंगे, मात्र 99 रुपए, जिसमें केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव, टॉप क्वेश्चन आपको दी जाएगी, जिसमें आंसर के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। केवल केमिस्ट्री लेते हो तो 99 रुपया लगेगा। आप इसको प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, और ये बहुत कम पेज में आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर कहते हो नहीं सर हमको फिजिक्स भी चाहिए, बायोलॉजी भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, अगर ऑल चाहिए, केमिस्ट्री के साथ ऑल चाहिए, तो वो ऑल सब्जेक्ट का लेते हो तो ऑफर में आपको 299 में ऑल विषय का नोट्स मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफिनीशन के साथ, आंसर के साथ आपको मिलेगा, जो बहुत कम पेज में दी जाएगी ताकि आप उसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। परिभाषा बहुत इसी तरह से छोटा छोटा लिखा रहेगा ताकि आप आराम से इजी से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन है संकीर्ण ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध को स्थापित करे। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया है। आपको यहाँ पे कहा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को के कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को ई ए कहते हैं। तो के और ई ए के बीच संबंध एक स्थापित करना है, जो सबसे इजी करना हो जाता है। संकीर्ण ऊर्जा क्या है, तो याद रखना अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ मैं अभी समझा देता हूं। कहा गया अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में, जैसे कि मान ली जाती है हम लोग एक चावल बनाते हैं तो क्या चाहिए उसमें, भात बनाते हैं तो उसमें चावल चाहिए, चावल प्लस पानी चाहिए, चावल प्लस पानी तो क्या बनेगा, भात बनेगा। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों भात बनेगा। देखो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से समझा रहा हूं, ठीक है। चावल प्लस पानी, यहाँ पे क्या रहेंगे, ऊर्जा देंगे, यानी ऊर्जा मतलब डेल्टा। अब देखो एक ऐसी स्थिति आएगी, चावल और पानी को जब ऊर्जा दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तब ना पकेगा वो भात बनेगा। यहां पे हाथ लिख दिए थे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो भात बनेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल समझना, यह अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और इसे कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, प्रतिफल कहेंगे। अब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है। अब देखा जाए अभिकारक, तो कहा गया कि अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में जो आवश्यक ऊर्जा है, जो आवश्यक एनर्जी लगा, उसे हम क्या कहेंगे, संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। देखो अभिकारक से मध्यवर्ती, मध्य मतलब होता है बीच, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति आएगी जो चावल जो है आधा पक चुका होगा, तो भाई आधा पकने में जो एनर्जी लगा, भात बनने में, चावल और पानी को भात बनने में आधा, तो आधा कच्चा पक्का जो होता है आधा पक चुका होता है, यानी कि जब आधा पकता है भाई पूरा पकेगा तब ना भात बनेगा, आधा पकल है तभी आधा भात है, ठीक है ना, आधा कच्चू है, आधा कच्चू कहेंगे। तो आधा पकने में भी तो एनर्जी लगा ना, तो आधा पकने में, मध्य मतलब होता है बीच, आधा यानी कि चावल और पानी को आधा पकने में जो टाइम लगा, टाइम नहीं, जो एनर्जी लगा, जो ऊर्जा लगा, उसे कहेंगे मध्यवर्ती। मध्यवर्ती के निर्माण में जो एनर्जी लगा उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे। तो ये कहा अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा, यानी कि चावल को आधा पकने में जितना एनर्जी, जितना ऊर्जा, जितना गैस खर्चा हुआ, उसी को हम संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब कहा गया है यहाँ पे क्या कहा, अभिक्रिया का वेग, क्या कहा, अभिक्रिया का वेग जिसको के कहते हैं, वेग स्थिरांक को, और संकीर्ण ऊर्जा को ई ए कहते हैं। किस संबंध स्थापित करें, एक आत्मीय समीकरण दी जाती है, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये सूत्र होता है। अब बताइए के और ई के बीच संबंध है। देखो के बराबर क्या है, ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पे आपका ई क्या है, आपका संकीर्ण ऊर्जा है, और आपका जो के आपका है, के क्या है, आपका वेग स्थिरांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है कि नहीं, यही तो संबंध है। मेरे प्यारे बच्चों सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कितना कुछ पढ़िएगा, आप पूरे बुक याद नहीं कर सकते हैं। एक चैप्टर याद कर सकते हैं,
पूरे चैप्टर याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर चैप्टर का उतना ही क्वेश्चन याद कीजिए जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कारगर है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का औसत वेग, औसत और तत्कालीन वेग से क्या समझते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग और तत्कालीन वेग क्या चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया की औसत वेग की बात करते हैं। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या कहता है, देखिए निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे कि एक फिक्स, जैसे कि आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसके सांद्रता में हुए परिवर्तन, तो ये कहा निश्चित समय अंतराल के बाद, एक फिक्स समय अंतराल के बाद उसके सांद्रता में हुए परिवर्तन, ठीक है ना, सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। तो निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। R बराबर आप dA/dt, ठीक है ना, ये क्या अभिक्रिया का औसत वेग का एक छोटा सा थ्योरी है। अब अभिक्रिया का तत्कालीन वेग, तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया का जो रियल वेग होगा, वास्तविक वेग होगा, उसे हम लोग तत्कालीन वेग कहते हैं। क्या, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को अभिक्रिया का तत्कालीन वेग कहते हैं, जो कि बहुत प्यारा सा है। तो अभिक्रिया का तत्कालीन वेग बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस dC/dt, आप टेंस टू dt टेंस टू 0, ये लिमिटेशन दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल कहा गया है कि किसी निश्चित समय अंतराल में सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, और किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को हम लोग अभिक्रिया का तत्कालीन वेग कहते हैं। ठीक है, चल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको टाइमिंग बताता हूं। टाइमिंग क्या क्या रहता है, सुबह का जो क्लास का टाइमिंग होता है वो आपका 11 बजे होता है। आपको रात ही हो जाता है, रात में बात करते हैं, रात का आपका 7 बजे होता है, और रात में एक और क्लास चलता है, 8 बजे से भी क्लास चलता है। ये सब क्लास का टाइमिंग है। अगर कोई बच्चा 10th और आर्ट्स का स्टूडेंट है, उनके लिए WW स्टडी है यूट्यूब चैनल, WW स्टडी, ठीक है ना, आप लोग जरूर आने के प्रयास कीजिएगा WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे डेली 6 बजे शाम को आपको क्या चीज का, आर्ट्स वाले का क्लास चलता है, और 9 बजे नाइट में आपको, 4 बजे शाम को 10th वाले का क्लास चलता है। ठीक है, चलिए अभिक्रिया का वेग क्या है, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल। देखो अभिकारक और प्रतिफल क्या है, जो अभिक्रिया में भाग लिया, जैसे कि यहाँ पे H2O, H2 प्लस O2, एरो H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अभिक्रिया किया और बन गया पानी, ठीक है, जल। तो यह क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यह पानी है, तो यह अभिकारक है, प्रतिफल है। तो वही कहा गया कि समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग का ये सही मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अभिक्रिया के कोटि को परिभाषित करें। बुआ अभिक्रिया के कोटि भी बहुत ईजी है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घात होते हैं, सपोज डेट वेग समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको वेग समीकरण दी जाए। वेग बराबर क्या होगा, k a के पावर 2 b के पावर 1, ये क्या है, वेग समीकरण है। मान लीजिए सपोज डेट वेग समीकरण k a के पावर 2 b के पावर 1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो अभिक्रिया का जो कोटि कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग समीकरण है, इसके अभिकारक के घात डिग्री, अभिकारक घात यानी कि a के पावर 2 है, b के पावर 1 है, तो अभिकारक के घातों का योग यानी कि 2 + 1, अभिकारक के घातों का योग, घात मतलब होता है डिग्री, घातों का योग अभिक्रिया के कोटि कहलाता है, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी कि अभिक्रिया के कोटि 3 हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग
क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सब रेट बराबर यानी कि दर बराबर, दर को ही वेग कहते हैं, वेग को इंग्लिश में रेट कहते हैं। के ए के पावर एम बी के पावर एन, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? एम प्लस एन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका घात एम है, इसका घात एन है, तो घातों का आई होगा, अभिक्रिया के कोटि कहलाएगा। तो एम प्लस एन इक्वल टू कोटि, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं कोटि बराबर एम प्लस एन, है कि नहीं? यही तो कर सकते हैं, है ना। अगला बात करते हैं। अगला हमारा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो कितना बच्चे के मन में सर इतना छोटा सा परिभाषा के लिए 2 मार्क्स देगा या नहीं देगा, ये भी सवाल आपके मन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप एग्जाम दिए होंगे, चाहे कभी भी आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना, जितने लैंग्वेज भाषा होता है, लैंग्वेज मतलब होता है जो बोलचाल में भाषा, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, फारसी हुआ, बंगाली हुआ, मैथिली हुआ, मगही हुआ, ये सब क्या लैंग्वेज सब्जेक्ट है। फिजिक्स का कोई भाषा है, फिजिक्स में कोई बोलता है, मैथ में कोई बोलता है, केमिस्ट्री में कोई बोलता है, आप बताओ बायोलॉजी में कोई बोलता है, नहीं बोलता है, हिस्ट्री में कोई बोलता है, नहीं। तो जितने लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें कहता है भाई कि 50 से 60 वर्डों में आंसर लिखना है, या 100 से 150 वर्ड में। लेकिन लैंग्वेज के अलावा जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, साथ में आपको बात है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें कभी भी परिभाषा लिखने के लिए वो ऊपर में ये चीज नहीं कहता है कि आपको 50 या 60 वर्ड में लिखना है, क्योंकि यह लैंग्वेज नहीं है, यह आपको सब्जेक्ट है। इसमें परिभाषा का लिमिट नहीं होता है, किसी को 2 लाइन में लिख सकते हो, किसी को 1 लाइन में लिख सकते हो, किसी को 1 वर्ड में भी लिख सकते हो। इसमें लैंग्वेज, ये मत सोचना कि आपको 10 वर्ड 20 वर्ड में कहेगा लिखने के लिए, जी नहीं, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसा कहता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, भोजपुरी, मैथिली, इसमें कहेगा, ठीक है। तो यह चीज ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि छोटा लिखा हुआ तो नंबर कटेगा, जी नहीं, नंबर नहीं कटेगा। वहां पे एक चीज और लिखता है कि भाई आप अपने विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दो। मतलब समझो, विद्यार्थी जहां तक हो सके, यथासंभव मतलब जहां तक हो सके अपने शब्दों में, यानी कि जो आप बोलचाल की शब्द होता है, भाषा होता है, अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए, वो निकाल दीजिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चल, हाँ, तो क्या दिलही ऊर्जा क्या है? देखिए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं सोडियम प्लस क्लोराइड, यह बनेगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहेंगे। ये बेसिकली सोडियम है, यह है क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड मिला, ये अभी बेसिकली क्या अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक है। यह आपका उत्पाद हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल कहा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा एनर्जी का जो अभिकारक के अणुओं के पास, यह अभिकारक है, इसके अणु है, सोडियम अणु है, क्लोराइड अणु है, इसके पास जो एनर्जी होगा उसी को हम दिलही ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है, दिलही ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल मतलब होता मैथ के टूल वाला क्वेश्चन, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है, तो तत्कालीन दर क्या होगा? सिंपल कहा गया बुआ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यानी कि अर्ध आयुकाल यानी कि T1/2, अर्ध आयुकाल मतलब टाइम दे रखा है 1/2, क्या 10 मिनट दे रखा है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध आयुकाल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका T1/2 का जो वैल्यू होता है वो 0.693/K होता है। लेकिन हमको वैल्यू दे रखा है 1/2, हमको K चाहिए क्योंकि यहाँ पे दर पूछ रहा है, K मतलब होता है दर। तो दर बराबर क्या होगा? 0.693 क्या होगा? T1/2। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है T1/2 का वैल्यू आपको दे रखा है, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 K का वैल्यू क्या है? 10 मिनट दे रखा है, तो K बराबर क्या होगा? ये अगर भाग लगाएंगे तो 0.0693 ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, सॉरी मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, मिनट इनवर्स। ये आपका दर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे देख सकते हो, आपको अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो दर होता है अर्ध आयुकाल का, ये आपका
फॉर्मूला होता है, आपको T1/2 का वैल्यू दे रखा है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है, और आयुकाल 10 मिनट दे रखा है। अब क्या करेंगे बउआ, हमको T1/2 का वैल्यू दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखिए T1/2 को नीचे कर देंगे, k को लाएंगे यहाँ पे जो अभी बता दिए, तो k बराबर 0.693 अपॉन T1/2, k तो k ही रहेगा, जैसे के तैसे उतार दिए। T1/2 का 10 आपको वैल्यू दे रखा है, 10 डाल दिए। यहाँ पे k का वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त होगा 0.0693 मिनट इनवर्स। ये क्या होगा, वेग स्थिरांक प्राप्त हो गया, जो सबसे छोटा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी था। चलिए अगले क्वेश्चन है, छद्म एकान्विक अभिक्रिया क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, छद्म एकान्विक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में उच्च कोटि का होता है। जैसे जाओगे कभी मेला में तो जलेबी से होता है खूब एकदम, चाहे बहुत सारा चीज देखने में खूब भड़कदार होगा, खाओगे तो एकदम बहियात लगेगा, बहुत बेकार, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा चीज होता है देखने में खूब बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, खूब बढ़िया देखने में लगता है, जब जाओगे तो उसमें डूब जाओगे, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे विक्रिया होते हैं जो देखने में बहुत उच्च कोटि की होती है, लेकिन वो होता है निम्न कोटि का। तो क्या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में उच्च कोटि की होती प्रतीत होता है, किंतु यह जो होता है यह अभिक्रिया निम्न कोटि की होती है, उसे छद्म एकान्विक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा कि प्रमाणित करे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, यानी कि प्रमाणित करे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक सांद्रण जो होता है वह आपका ए होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक सांद्रण क्या होता है, ए होता है। अगर मैं यहाँ पे आर मान रहा हूं तो प्रारंभिक सांद्रण आपका ए होता है, ठीक है, ए होता है। तो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ए पर निर्भर नहीं करना चाहिए, ऐसा बताइए। तो आप प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक यानी कि अर्ध आयु का जो सूत्र होता है यह होता है, क्या होता है, T1/2 इसका टू 0.693 अपॉन के, ये आपसे पूछेगा, ठीक है, यह होता है। अब बताइए इसमें कहीं भी ए का जिक्र है, कहीं भी ए का जिक्र है इसमें, बताइए यहां भी कहीं भी। तो यह से स्पष्ट है कि T1/2 केवल वेग स्थिरांक के पर निर्भर करता है, अतः अर्ध जीवन काल का प्रारंभिक सांद्रण ए पर निर्भर नहीं करता है। केवल किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है। प्रारंभिक सांद्रण ए पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल के पर निर्भर करता है, ए पर नहीं करता है। बस लिख दीजिए, हो गया, 2 मार्क्स। मेन भाई फॉर्मूला, यहां पे क्वेश्चन कहा तो अधिकतम बच्चे के फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा, नंबर नहीं देगा। मेन तो ये फॉर्मूले है भाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, अर्ध आयु काल का T1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.693 अपॉन के। अगर यही फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कहां से लिख पाओगे आगे, है कि नहीं। चलिए वो 10 नंबर क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा को परिभाषित दे। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है, उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे प्यारे बच्चों, डेली मैं क्लास दे रहा हूं, टॉप 10 क्वेश्चन और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं, जो कि पूरे इस मंथ में पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बता दूं, पीडीएफ नोट्स या कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है या कोचिंग क्लास जाते हो लेकिन समझ नहीं आता है, तो अलग अलग सब्जेक्टों का भी कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं या केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए देखिए थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो अभिकारक को एक प्रभावी टक्कर के लिए चाहिए। याद रखना, थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो अभिकारक को एक प्रभावी टक्कर के लिए चाहिए, ताकि वे उत्पादों में परिवर्तित हो सके। जैसे सिंपल समझिए, कोई चीज अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसमें एनर्जी चाहिए। जैसे चावल और पानी को भात बनाने के लिए जितना एनर्जी लगा उसको एक टक्कर कहेंगे। तो ये कहा थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को एक प्रभावी टक्कर के लिए चाहिए, यानी ताकि उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, ताकि वो चावल और पानी भात बन जाए, ताकि उत्पाद बन जाए, ठीक है ना। यदि अणु के ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा कम हो, अगर अणु की थ्रेशोल्ड ऊर्जा कम होता है तो अभिक्रिया नहीं हो सकती। जैसे आप बताओ, चावल और पानी रख दिए, ऊर्जा देवे नहीं करेंगे, ऊर्जा कम कर देंगे तो भात बनवे नहीं करेगा, ठीक है। यदि अणुओं की ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम हो तो अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना, नहीं होगी, सिंपल है, ठीक है।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आपको समझ में आई, ऐसे भी इसके लिए देखो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाई जा रही है। ये पूरे थ्योरी नहीं है, केवल उस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर चैप्टर से आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन काफी है। अगर 10 क्वेश्चन याद करते एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आप डेली एक घंटा इस पर फोकस करते हो तो एग्जाम तक आते आते पूरे क्वेश्चन याद रहेगा और आपको लगेगा कि भाई आपके अंदर एनर्जी है। और आपको मैं गारंटी बोल सकता हूं 400 से लेकर 450 के बीच में आराम से उठा सकते हो। अब ये किसका 400 आएगा किसका 450 आएगा वो लिखने पर डिपेंड करता है या उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से वो याद कर रहा है। तो यह इतना लाना है सच में। कोचिंग क्लास फॉर्म भरने में लाखों हजारों खर्च कर रहे हो भाई, 12 पढ़ने में लाख रुपए प्लस खर्च होती है भाई। यहां पे आपको 299 में सब कुछ हमको दे रहे हैं। अगर इसको अगर बचाने के चक्कर में पड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, आप मत लीजिए, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप सोचोगे 299 बचा लेंगे तो बहुत अच्छा, अरे बचा सकते हो, लेकिन आपको अगर 400 की जगह अगर 200 आ गए तो क्या कैसा लगेगा? 400 की जगह अगर 300 आ गए तो कैसा लगेगा? चलो मान लो किसी बच्चे का 295 आ गया तो कैसा लग रहा है? 5 नंबर से क्या छूट गया? उस 5 नंबर के लिए उसमें कहता 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, पास फर्स्ट डिवीजन करा दो। तो ऐसा नौबत क्यों आने देना? और मैं अगर सच बोल रहा हूं, अब जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, तब उस दिन हमको हमारा नंबर लिख लेना और रिजल्ट के दिन रिजल्ट के बाद कॉल करना कि सर हमको फेल हो गए हैं या मेरा फर्स्ट छूट गया है या 400 प्लस में 10 नंबर कम हो गया है। उस दिन कॉल करके देखना हम आपको क्या रिप्लाई करते हैं। हम कहेंगे बुआ माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन कहे होंगे उस दिन तो लिए नहीं, ठीक है, तो लेने के प्रयास कर लीजिएगा। इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था। मैं फिर मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। डेली मैं क्लास दे रहा हूँ तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।